बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ। लाउडस्पीकर 90 FM के स्टूडियो में आज हमने डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव जी को आमंत्रित किया है। आप जानते हैं कि आरोग्य भाव सीरीज में हम ऐसे तमाम चिकित्सकों को आमंत्रित करते रहते हैं। होम्योपैथी चिकित्सा आज किसी परिचय की मोहताज नहीं है। तो आज होम्योपैथी चिकित्सा में बहुत सारी ऐसी बीमारियों का जिन्हें असाध्य भी समझा जाता है उसका भी निदान हो रहा है और निरंतर रिसर्च हो रहे हैं। तो होम्योपैथी में तो बहुत सारी विधाओं में जो है कि कैसे बहुत सारी बीमारियां हैं, लेकिन आज हमारे पूर्वांचल में कैंसर की एक बीमारी जो महिलाओं में खासतौर से गर्भाशय कैंसर है, स्तन कैंसर है, गांठ है, ये सब तमाम सारी बीमारियां हो रही हैं। तो हम जरा डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव जी के बारे में बता दें कि डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव ये आपने गोरखपुर शहर के ही आप मूलतः निवासी हैं और आपके पिताजी डॉक्टर पीके श्रीवास्तव वो भी होम्योपैथी के एक रिनाउंड चिकित्सक रह चुके हैं और ये मोहद्दीपुर ओवरब्रिज के पास उनकी क्लिनिक भी थी। अब चूंकि उम्र ज्यादा है इसलिए वो सेवा अवकाश ले रहे हैं। आपने उनके पुत्र अंकित श्रीवास्तव जी ने एक पहचान अपनी 2016 से आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हैं और आपने यूजी की पढ़ाई जो है आपने यूजी और बीएचएमएस आपने उदयपुर राजस्थान से किया और यूजी में आपको गोल्ड मेडलिस्ट भी रहे हैं। एमडी और पीजी आपने जयपुर से किया। तो आपका स्पेशलाइजेशन खास तौर से कैंसर और ट्यूमर पर है। आप लगातार इसमें काम कर रहे हैं। तो आज डॉक्टर साहब को बुलाने का मकसद यही है कि हम खास तौर से महिलाओं पर ही फोकस करेंगे कि महिलाएं वैसे भी थोड़ा सा शील संकोच और पारिवारिक मर्यादाओं के बीच ज्यादा बंधी होने की वजह से अपनी बहुत सारी पीड़ा को नहीं व्यक्त कर पाती हैं और उनमें अंदर अंदर बहुत सारी जो कैंसर की जो बीमारी है ये लग जाती है। हालांकि यहाँ गोरखपुर में हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर अस्पताल और सरकार के भी उपक्रम हैं इसके इलाज के लिए, लेकिन होम्योपैथी इसमें कैसे काम कर रही है और बहुत सारे सवाल आपके मन में भी कैंसर को लेके रहते हैं। कैंसर का नाम जब आता है तो लोगों को लगता है कि एक ऐसी बीमारी है कि पता नहीं क्या होगा, लेकिन कैंसर ठीक हो रहा है, लोग उससे स्वस्थ हो रहे हैं। युवराज सिंह का उदाहरण है, बहुत सारे उदाहरण हैं, लोग कैंसर से ठीक होकर के आ रहे हैं। तो आज डॉक्टर साहब से हम इन्हीं कैंसर के और ट्यूमर और गांठ वगैरह के बारे में ही इस पर खास तौर से फोकस करेंगे। तो डॉक्टर अंकित श्रीवास्तव जी आपका लाउडस्पीकर 90 FM के स्टूडियो में हमारे दर्शकों और श्रोताओं की ओर से स्वागत है। बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब आप 2016 से काम कर रहे हैं, तो यहाँ किस तरह से केसेज महिलाओं में आते हैं और एक चिकित्सक के रूप में हम ये भी चाहेंगे कि आप कुछ ऐसी बातें बताएं जिससे कि जो हमारी महिलाएं और जो लोग भी सुन रहे हैं उनके घरों के लोग देख रहे हैं तो वो कम से कम जागरूक हो सकें कि मान लीजिए किसी को हो गया है और किसी को होने से पहले ही सचेत हो जाए, अपना जांच करा ले और इलाज करा ले। तो इस पर थोड़ा सा फोकस करेंगे कि आपके यहाँ जो केसेज आ रहे हैं किस तरह के केसेज ज्यादा आ रहे हैं कैंसर के। जी पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी जी सादर आभार। हमारे पूर्वांचल बेल्ट इधर साइड में काफी सारे ऐसे केसेस हैं जो इग्नोरेंस में है, ठीक है, जहाँ पे अर्ली डायग्नोसिस नहीं हो पाती है पेशेंट की। होता क्या है कि हमारे बेल्ट में काफी सारी महिलाएं जो अपनी कंप्लेन करती हैं, जो अपनी समस्याएं बताती हैं, उनकी समस्याओं को बहुत ज्यादा उसको तवज्जो नहीं दी जाती है, ये कहा जाए उसको गंभीरता से नहीं लिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी कंप्लेन धीरे धीरे बढ़ती चली जाती है। जैसे बहुत सारी महिलाएं आती हैं, उनको अपने स्तन में सूजन महसूस होती है या गांठ महसूस होती है या दर्द महसूस होता है या कभी कभी क्या होता है कि कुछ मवाद या पानी टाइप का निकलता हुआ महसूस होता है, लेकिन वो इसको बहुत ही नॉर्मल लेती हैं, उसको बहुत सामान्य लेती हैं, या अपने घर में अगर किसी को बताती भी हैं तो वो इस चीज पे बहुत ज्यादा गंभीरता से सोचता नहीं है, वो उसको बहुत ही नॉर्मल तरीके से लेते हैं, समान तरीके से लेते हैं। यही सबसे पहली मिस्टेक होती है। जी ठीक है। या बच्चेदानी के कैंसर की आपने बात की,
नीचे अबोध का कैंसर कहा जाता है, बच्चेदानी या यूट्रस सर्विक्स के कैंसर, इसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं हम लोग। इसमें क्या होता है, पहले सिम्टोमेटिक प्रॉब्लम्स होती हैं, पेशेंट को डिस्मेनोरिया होता है, मेंसेस में प्रॉब्लम्स होती हैं, पीरियड में दिक्कतें आती हैं, माहवारी में दिक्कतें आती हैं, सफेद पानी की समस्या आती है, ठीक है, पेन होता है बैक में, उसका स्वास्थ्य गिरता चला जाता है, वजन गिरता चला जाता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वो अपने घर में लोगों को बताती हैं, समस्याएं बताती हैं अपने परिवार वालों से, या छोटी बच्ची है नहीं बता पा रही है, तो लोग उसकी समस्या को गंभीरता से लेते नहीं है, और वहीं से पहला मिसमैनेजमेंट होता है, पहली गलती वहीं से होती है। ये मेंसेज की जो प्रॉब्लम होती है लेडीज में, तो मेंसेज की प्रॉब्लम में भी क्या कैंसर हो सकता है उससे? ये कहना बहुत जल्दीबाजी होगी, जी, ठीक है। ये सिम्टोमेटिक होता है, कोई भी चीज तुरंत नहीं होती है, स्टेप बाय स्टेप चलती है, ठीक है। पहले मेंसेस की किसी को प्रॉब्लम हुई, हो सकता है उसके अंदर खून की कमी हो, किसी तरह का कोई इन्फेक्शन हो बच्चेदानी के अंदर, या हार्मोनल प्रॉब्लम्स हो रही हो, ठीक है। उसको आपने अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस नहीं करवाई, प्रॉपर उसके प्रिकॉशंस नहीं लिए, उसकी आपने मेडिसिन ट्रीटमेंट, उसको प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से स्टेप बाय स्टेप चीजें आगे बढ़ती चली गई। आप क्या किसी के डिलीवरी हुई, डिलीवरी के बाद जो प्रोटोकॉल्स होते हैं उसने प्रॉपर फॉलो नहीं किया उस चीज को, तो उसका जो इन्फेक्शन है वो बढ़ता चला गया, सीजरियन डिलीवरी हुई या नॉर्मल डिलीवरी हुई, ठीक है। किसी भी तरीके से जब इन्फेक्शन स्प्रेड करता है तो एक रूप लेता है जिसको कहा जाता है पीआईडी। पीआईडी मतलब होता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, बच्चेदानी और उसके सराउंडिंग एरिया का इन्फेक्शन होना, इन्फ्लेमेशन होना। फिर ये चीज आगे जाती है, जब कहीं पे इन्फ्लेमेशन आएगा सूजन का रूप लेगा, सूजन होते होते क्या होगा, गांठ का रूप लेगा। उस गांठ को भी आपने सीरियसली नहीं लिया, आपने डायग्नोसिस करवाया लेकिन आपने उस चीज को प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए, तो गांठ जब और बिगड़ती है, चीजें और आगे जाती हैं, तो सेल म्यूटेट करती हैं, कोशिकाएं जो होती हैं अपने म्यूटेशन में जाती हैं। कैंसर का मतलब होता है ऐसी कोशिका जो अनकंट्रोल ग्रो कर रही है। कैंसर कुछ नहीं है, कैंसर एक भयावह शब्द हमारे समाज में फैला दिया गया है। कैंसर का मतलब होता है, कैंसर कोई इन्फेक्शन नहीं है, कोई वायरल इन्फेक्शन नहीं है, कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है। बेसिकली ये आपके शरीर की कोशिका ही है जो कि अनकंट्रोल तरीके से ग्रो कर रही है, जिसका ग्रोथ इतना ज्यादा हो रहा है कि ये अपने आजू बाजू के जो सामान्य कोशिकाएं हैं उसका भक्षण कर ले रही है, उसको खा ले रही है। समझ मेरी बात। हम लोग जो भी चीज जैसे न्यूट्रिशन लेते हैं खाने के माध्यम से, पीने के माध्यम से, तो क्या होता है हमारी ब्लड सेल्स में वो न्यूट्रिशन विटामिन मिनरल्स के रूप में रहते हैं, वो बॉडी की कोशिकाओं में जाता है, ऑक्सीजन जाता है, मिनरल्स जाते हैं, कोशिकाएं ग्रो करती हैं। अब हर तरह की कोशिकाएं बॉडी में ग्रोथ होना चाहिए, तो सारी तरीके की चीजें डेवलप करेंगी। अब एक कोशिका जो अनकंट्रोल ग्रो कर रही है वो क्या कर रही है, सारी सामान्य कोशिकाओं के जो न्यूट्रिशंस हैं उनको अपनी ओर खींच ले रही है, खा ले रही है, और जिससे वो जो सामान्य कोशिकाएं हैं वो ग्रो नहीं कर पा रही है, वो अपना काम नहीं कर पा रही है समान तरीके से, और फैलती चली जा रही है। अब कैंसर के कई स्टेज होते हैं, ठीक है। मेटास्टेसिस, बिनाइन। अगर बिनाइन है, बिनाइन मतलब होता है ऐसा ट्यूमर जो ग्रो नहीं कर रहा है, जो फैल नहीं रहा है, जो वहीं पड़ा हुआ है, ठीक है, जिसके अंदर ग्रोथ नहीं है। और मेटास्टेसिस मतलब होता है ऐसा ट्यूमर जो ग्रो कर रहा है, जो फैल रहा है तेजी के साथ, जो अन्य ऑर्गन में स्प्रेड भी कर सकता है, इसको मेटास्टेसिस कहते हैं। तो मैं इसमें डॉक्टर साहब एक रोकूंगा आपको कि जैसे महिलाओं में आपने कहा कि जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे नॉर्मल किसी महिला को जैसे ये बॉडी तो कहीं ना कहीं संकेत देती है, हाँ देती है, तो जैसे कब उसको किस स्टेज में जाके, जैसे अगर जो कोई अंदर से कहीं से शरीर में ऐसी अनियमितता आ रही है या कुछ हो रहा है, तो उसकी जांच करानी चाहिए, जरूर करानी चाहिए। और होम्योपैथी में जैसे आपके यहाँ अगर जो कोई इस तरह के केसेज आते हैं तो आप लोग कैसे उसका उपचार करते हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि अगर किसी भी महिला को किसी भी तरह की समस्या लग रही है, तो चाहे वो किसी भी एज ग्रुप की हो, किसी भी वर्ग की हो, ठीक है, उसको अपनी समस्याओं को तुरंत अपने घर वालों से शेयर करना चाहिए, या जो भी उसके यहाँ वयस्क हैं, बुजुर्ग हैं, उनको तुरंत ये बात बतानी चाहिए कि मुझे ये समस्या लग रही है, ठीक है, सूजन लग रही है, दर्द हो रहा है, किसी तरह का कोई डिस्चार्ज हो रहा है, या वजन गिर रहा है, XYZ किसी भी तरह की कोई भी आपको समस्या लग रही है, तो आप उसको अपने तक सीमित मत रखिए, ठीक है। हमारे पूर्वांचल में सबसे बड़ी दिक्कत यह होती है कि वो झिझकती हैं, और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस पर उनको एजुकेट नहीं किया गया। ये एक बहुत बड़ी लैकिंग है। जैसे इस तरह की समस्याओं के बारे में, जैसे वो एक शर्म की कहीं ना कहीं से उनको कि मैं किसको शेयर करूं, खासतौर से उसमें माताओं की भूमिका होती है, घर की लेडीज की, जो पुरानी है, बुजुर्ग हैं, कि उनसे ये बात करें कि तुमको किसी तरह की प्रॉब्लम हो रही है, मेंसेज की प्रॉब्लम हो रही है, या कहीं से कोई दिक्कत शरीर में हो रही है, तो उसको छिपाएं नहीं। छिपाएं नहीं, बिल्कुल भी मत छिपाएं। अगर आपको कोई भी समस्या लग रही है अपने से संबंधित, तो आप उसको जरूर अपने परिवार में किसी भी व्यक्ति को जरूर शेयर करें, चाहे आप किसी भी वर्ग के हों। और जब कोई महिला आपसे ये बात शेयर कर रही है, उनके परिवार वालों को भी चाहिए, उनसे संबंधित रिलेटिव को भी चाहिए, अगर कोई महिला अपनी बात को शेयर कर रही है तो उसकी बात को बिल्कुल भी गंभीरता से लें, उसको हल्के में मत लें, उसकी बात को समझें, उसकी बात को गंभीरता से लें, और अपने आसपास जो भी निकटतम अच्छा चिकित्सक है उसके पास आप जरूर जाएं, उससे अपनी बातों को पूरी तरह से बताएं,
कि ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं और इसका क्या निदान हो सकता है। इससे संबंधित जो भी टेस्ट होते हैं आपके, उसको आप निश्चित करवाएं। अगर कोई चिकित्सक आपको रिकमेंड कर रहा है कि आपको ये टेस्ट करवाने चाहिए, तो आप उसको जरूर करवाएं, ताकि आपको ये पता चल सके कि इस महिला को आगे चल के कोई गंभीर समस्या तो नहीं हो सकती है। क्योंकि किसी भी बीमारी को जब आप बिल्कुल अर्ली स्टेज में, शुरुआती स्टेज में पकड़ लेते हैं लक्षण के माध्यम से, तो आप उसको वहीं पे ठीक करना शुरू कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या होती है इसमें, कि आपको प्रिकॉशन पता चल जाता है कि इस महिला को किस तरीके से रहना चाहिए, अपने जीवन यापन किस तरीके से करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह के प्रेशर पड़ना चाहिए, कहाँ प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। तो इसमें एक सबसे बड़ी बात जो आपने कही कि मतलब सबसे बड़ी अभी जो आपके पास केसेज आते होंगे, तो मुझे लगता है ज्यादातर बिगड़े हुए केसेज आते हैं। हाँ, काफी सारे हमारे पास बिगड़े हुए केसेस ले आते हैं, क्योंकि उनको अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस मिल नहीं पाती है। ठीक है, और मिलती भी है तो फिर वो इतना लेट हो जाता है चीजें, कि चीजें बहुत सारी हाथ से निकल भी जाती हैं। और कैंसर एक पूरी तरह से निदान होने वाली समस्या है। इसको लेकर के जो हमारे समाज में निगेटिविटी फैली हुई है, ये लोग सोच लेते हैं कि नहीं, अब इस पेशेंट को कैंसर हो गया, इसका जीवन यापन नहीं हो पाएगा। ये बिल्कुल गलत है। कैंसर को किसी भी स्टेज में आप मैनेज कर सकते हैं, पेशेंट की लाइफ बढ़ा सकते हैं, और काफी सारे केस में पेशेंट को आप ठीक भी कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो कैंसर का कौन सा स्टेज है और आप किस तरीके से केस को मैनेज कर रहे हैं, किस तरह से हैंडल कर रहे हैं। होम्योपैथी चिकित्सा पद्धति में बहुत सारी ऐसी मेडिसिन होती हैं जो अर्ली स्टेज ऑफ कैंसर में बहुत इफेक्टिव होती हैं। ठीक है, वो केस को अच्छे से मैनेज करने में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रोल प्ले करती हैं, बहुत ही ज्यादा सहायता प्रदान करती हैं, जिससे पेशेंट की समस्याओं में काफी निदान होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इधर जो आपके पास केसेज महिलाओं के में जो कैंसर के आ रहे हैं, किस तरह के केसेस ज्यादा आते हैं? देखिए, सबसे ज्यादा पेशेंट में जो कैंसर के केसेस आते हैं, बच्चेदानी का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन होता है। ठीक है, ब्रेस्ट कैंसर एक बहुत ही व्यापक समस्या है, और ये आप WHO की साइट पे देखिए, वर्ल्ड वाइड ये बहुत ज्यादा फैला हुआ है। दिक्कत क्या है, हमारे पूर्वांचल बेल्ट में अनडायग्नोज केस बहुत ज्यादा है। ठीक है, इसलिए हमें पूरा डाटा यहाँ मौजूद नहीं है कि आपके पास रियल में ब्रेस्ट कैंसर के केस कितने ज्यादा है, लेकिन उसके बावजूद भी जो केस प्रकाश में है, जो लाइट में है, उनके नंबर्स काफी ज्यादा है। इसका कारण यही है कि अर्ली स्टेज ऑफ डायग्नोसिस ना हो पाना, ब्रेस्ट में चोट लगी या स्तनपान करा रही है महिलाएं, बच्चा काट दिया दांत से। एक तो यहाँ पे महिलाएं बहुत लंबे समय तक स्तनपान कराती रह जाती हैं। यूजुअली स्तनपान की उम्र 1 साल तक होती है, 1 साल से ज्यादा नहीं कराना चाहिए बच्चों को, लेकिन यहाँ पे महिलाएं 3 साल, 4 साल, 5-5 साल तक मैंने देखा है बच्चों को स्तनपान करा रही हैं। होता क्या है कि उनके घर में भी प्रेशर होता है, दबाव होता है कि नहीं, बच्चा उसको स्तनपान कराना है। बच्चे अगर दांत निकल जाता है तो उसके बाद स्तनपान नहीं कराना चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे नहीं समझ पाते हैं, वो अपने दांत से कई बार महिलाओं के स्तन को काट लेते हैं या नोच लेते हैं, जिसकी वजह से उनके स्तनों में घाव बन जाता है। वो घाव महिलाएं जल्दी अपने परिवार में बताती नहीं है, शेयर नहीं करती हैं। ये बात हमें समाज में प्रकाश लाना बहुत जरूरी है जी, कि अगर छोटा बच्चा आपके स्तन को काट रहा है, नोच रहा है, तो आप तुरंत उसको अपने पति, अपने पिता, अपने जो भी आपके घर में बुजुर्ग हैं, सास, उनको जरूर बताइए, माँ से जरूर बताइए, ताकि मेरे साथ ऐसा ऐसा हो रहा है, और स्तनपान वहीं आप धीमे धीमे करके बंद कराइए। किसी भी हाल में बच्चे के दांत डेंटेशन होने के बाद, टीथ निकलने के बाद लंबे समय तक स्तनपान नहीं कराना चाहिए, वरना इंजरी होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। और ब्रेस्ट इंजरी हमेशा जो है धीमे धीमे खराब रूप ले सकती है अगर उसको मैनेज सही से नहीं किया जाए तो। जिन महिलाओं के साथ ऐसा हो चुका है, जहां चोट लग चुकी है, उनको चाहिए कि वो तुरंत अपने निकटतम चिकित्सक के पास जाएं, प्रॉपर चेकअप कराएं, डायग्नोसिस कराएं, और उसकी सही दवाइयां अर्ली से अर्ली शुरू करें। जी जी जी। अच्छा, ये जो महिलाओं की बच्चेदानी का कैंसर है, इसका रीजन क्या है, क्यों ये होता है? देखिए, महिलाओं की बच्चेदानी का जो कैंसर होता है, जब भी बहुत सारे रीजन होते हैं, कैंसर होने का एक कारण नहीं होता है, मल्टीपल कारण हो सकते हैं। कोई भी घाव जब बढ़ता चला गया तो वो कैंसरस हो सकता है। ठीक है, मान लीजिए चोट लग गई बच्चेदानी के आसपास के एरिया में, ठीक है, या पीरियड आ रहा है, इन्फेक्शंस हो गए, आपने उसको मैनेज नहीं किया। अभी हमारे समाज में धीमे धीमे जागरूकता आ रही है, अब लोग, महिलाएं माहवारी के समय, पीरियड के समय सैनिटरी पैड का यूज कर रही हैं, लेकिन अभी भी बहुत सारे ग्रामीण इलाके ऐसे हैं जहां सैनिटरी पैड की समस्या आती है। एक तो महिलाएं यूज नहीं करती हैं, दूसरे उनके घर वाले जो होते हैं उनको लगता है कि सैनिटरी पैड में पैसा लगाने का मतलब है वेस्टेज ऑफ मनी, जो बहुत ही गलत विचारधारा है। तो वो तो मतलब मुझे लगता है कि बैक्टीरिया रहित होता है। हाँ, बैक्टीरिया रहित होता है, वो आपके इन्फेक्शन को रोकता है, रोग इन्फेक्शन को रोकता है। यूट्रस के नीचे क्या होता है, सर्विक्स होता है। सर्विक्स जिसको हम बोलते हैं, गर्भाशय के नीचे का जो मुंह होता है, वो सर्विक्स, सर्वाइकल कैनाल होती है, सर्विक्स होता है। जब भी आप बच्चेदानी में सैनिटरी पैड का यूज करते हैं, तो जो ब्लड आ रहा है, जो नीचे निकल रहा है, सेट ऑफ ब्लड है इंडोमेट्रियम से जो निकल रहा है बच्चेदानी के अंदर के लेयर से, वो सैनिटरी पैड उसको एब्जॉर्ब करके सही तरीके से बाहर निकाल देता है। जब आप सैनिटरी पैड का यूज नहीं करते हैं, तो वो ब्लड आपके सर्वाइकल कैनाल का जो मुंह होता है, उसके आजू बाजू के हिस्से में जाके जमता है। कहीं भी ब्लड अगर जमेगा तो नीचे पीछे से निकल रहा ब्लड को रोकेगा, इन्फेक्शन को पैदा करेगा। वो इन्फेक्शन लंबे समय तक रहेगा, तो सर्वाइकल कैनाल का मुंह, जिसको सर्विक्स कैंसर कहा जाता है,
तुरंत धीमे धीमे वहां से डेवलप करना शुरू हो जाएगा। इसको कहा जाता है पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज, सर्विसाइटिस। और सर्विसाइटिस, क्रॉनिक सर्विसाइटिस जो है डिस्प्लासिया को लीड कर सकता है। जी जी। ठीक है, ये चीज हमारे समाज में प्रकाशित होना बहुत जरूरी है कि सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला मेजरमेंट आपको ये लेना है। अगर आप जब भी महामारी आए, हमेशा अच्छे क्वालिटी का सैनिटरी पैड जरूर यूज करें। वो आपके हेल्थ के लिए बहुत जरूरी चीज है। बहुत इम्पोर्टेंट बात बता रहे हैं आप। सरकार भी इसकी ओर से, और मुझे लगता है कि फॉरेन कंट्रीज में तो जगह जगह ये सैनिटरी पैड जो है, कहीं भी कोई हॉस्पिटल्स हैं, मॉल्स हैं, या कहीं भी जो महिलाएं वर्क प्लेस पे जा रही हैं और उनको इसकी प्रॉब्लम हो रही, तो वहाँ सैनिटरी पैड की संपूर्ण व्यवस्था होती है। पूरा उन्होंने समुचित उसकी व्यवस्था कर रखी है और ये एक मैंडेटरी हेल्थ प्रिकॉशन के अंतर्गत आता है। हमारे भारत सरकार ने बहुत सारे इसके कार्यक्रम आयोजित कर रखे हैं, लेकिन अभी भी हमें बहुत ज्यादा जागरूकता की जरूरत है। हमें चाहिए, ये पहला कारण तो वही है कि वहीं से शुरुआत। ये हमारा पहला स्टेप है। ये पहला स्टेप बहुत सारे केसेस में होता है कि लोग सैनिटरी पैड का यूज नहीं करते हैं, इन्फेक्शन होता है और इन्फेक्शन धीमे 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 बढ़ता चला जाता है। आज भी आप ग्रामीण इलाकों में जाइए, सालों तक महिलाएं जो है बिना सैनिटरी पैड के बस वही कपड़े का यूज करती रहती हैं। कपड़े पूरी तरह से डिसइंफेक्टेंट नहीं होते हैं। दूसरी बात, जो कपड़े का आप यूज कर रहे हैं, आपको नहीं पता कि ऊपर से डिसइंफेक्टेंट है भी कि नहीं है। सैनिटरी पैड जो होते हैं वो प्रॉपरली डिसइंफेक्टेंट होते हैं, साफ होते हैं। ठीक है, वो आपके बॉडी के इन्फेक्शन को, सर्वाइकल कैनाल नीचे के इन्फेक्शन को पूरी तरह से रोकते हैं। जी, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा हेल्पफुल करते हैं। आप कपड़े का यूज बिल्कुल मत कीजिए। सबसे पहला काम तो ये कीजिए, अगर आपको इस बीमारी से बचना है तो आप प्रॉपर सैनिटरी पैड का यूज किया कीजिए और अपने आसपास के लोगों को भी इस बात को समझाइए। इस पे बात करने से बिल्कुल मत झिझकिए। ये बात करने का विषय है और हमें एक अच्छा भारत, अच्छा हेल्थ डेवलप करना है, तो हमें इस पे बात करनी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आजकल जो हमारे पूर्वांचल की जो महिलाएं हैं, उनमें खास तौर से जैसे आप लोग जांच करते हैं, तो किस तरह की शारीरिक कमियां ज्यादा मिल रही हैं? जैसे उनमें आयरन की कमी है या और किस तरह की कमियां दिखती हैं? देखिए, आजकल की महिलाओं में खून की कमी एक बहुत ही सामान्य समस्या है। इसका कारण है महिलाएं अपने डाइट पे ध्यान नहीं देती हैं। ठीक है, उनके पास वर्कलोड भी बहुत ज्यादा होती है, घर के काम इतने ज्यादा होते हैं, अपनी स्वास्थ्य के ऊपर वो ध्यान नहीं देती हैं, प्रॉपर आयरन इंटेक लेती नहीं है। ठीक है, न्यूट्रिशन डिफिशियंसी बहुत ज्यादा मिलती है, कैल्शियम की डिफिशियंसी आपको बहुत ज्यादा मिलेगी, मिनरल डिफिशियंसी तो बहुत ज्यादा मिलेगी। ठीक है, विटामिन की डिफिशियंसी आपको ज्यादा मिलेगी। अगर आप प्रॉपर चेकअप कराइए, हेल्थ असेसमेंट, तो आपको विटामिन डी लगभग मुझे लग रहा है 90% लोगों में कम मिलता ही मिलता है। इंडियन सिनेरियो में विटामिन B12 भी कम मिलता है और आयरन की समस्या तो हर घर में ही है लगभग। अच्छा, दूसरा एक जो आजकल दौर चला है लड़कियों में, मैं देखता हूँ कि वो अपने मतलब इसको लेकर के कि मैं कहीं मोटा ना हो जाऊं, ये एक बहुत बड़ी समस्या है। इस पे हमें जरूर बात करना चाहिए। दो समस्याएं बहुत जरूरी है, दो चीजों पे बात करना बहुत जरूरी है। एक तो महिलाएं अपनी हेल्थ के प्रति कॉशियस नहीं है। होता क्या है, महिलाएं सवेरे उठी, ठीक है, घर के काम में लग गई। अब उन्हें पहला काम ये करना चाहिए, अगर आप सवेरे उठ रहे हैं तो कुछ भी आप जरूर खा लीजिए। ठीक है, बादाम, छुआड़े, जो भी आपके घर में अवेलेबल चीजें जरूर खाइए। खाली पेट बिल्कुल मत वर्क कीजिए। महिलाएं क्या करती है, सवेरे उठे 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, जब पूरे घर को खाना खिला लिया, नाश्ता करा लिया, तब जाके अपना कुछ उन्होंने खाया। ठीक है, इससे उनके हेल्थ पे बहुत ज्यादा नकारात्मक इफेक्ट पड़ता है, कई तरह की समस्याएं पैदा होती हैं। और दूसरी चीज, जो आजकल की लड़कियां हैं अर्ली एज ग्रुप की, इवन महिलाएं भी, उनको ये लगता है कि मैं मोटी हो चुका हूँ। ठीक है, मेरी ओबेसिटी बढ़ रही है। मेरे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जो बस ये फोन करते हैं कि डॉक्टर साहब कोई ऐसी दवा है क्या जो मेरा मोटापा कम कर दे। देखिए, ये एक बहुत गलत अवधारणा है। ठीक है, मोटापा कुछ नहीं होता है, आपके शरीर की फिजियोलॉजी होती है। बिल्कुल। ठीक है, जब भी आप कम खाएंगे, डाइटरी रिस्ट्रिक्शन रखेंगे अपने ऊपर, तो ऐसा नहीं है कि आप डाइटरी रिस्ट्रिक्शन बहुत ज्यादा कर देंगे तो आपको वजन गिर जाएगा। ये बिल्कुल भी नहीं है। डाइट आपकी बैलेंस होनी चाहिए। ठीक है, डाइट में न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई चीज बहुत ज्यादा जा रही है, कोई चीज बहुत कम जा रही है। इससे क्या होगा, आपके हेल्थ पे बहुत गलत इंपैक्ट पड़ेगा। आपकी बॉडी में स्वेलिंग आ जाएगी और कई सारे केसेस में स्वेलिंग को मोटापा से कंफ्यूज कर लिया जाता है। जब आप उस पर प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कराएंगे पेशेंट का, तो आपको ये लगेगा कि इस पेशेंट को ओबेसिटी नहीं है, इस पेशेंट को स्वेलिंग है होल बॉडी। ये थायराइड की भी तो समस्या ज्यादा, थायराइड की समस्या हो सकती है, आपकी मिनरल डिफिशियंसी हो सकती है। ठीक है, इसके साथ साथ जो विटामिन डिफिशियंसी है उसमें भी ऐसा हो सकता है। क्रॉनिक एनीमिया के केस में भी पेशेंट कभी कभी ओबीस हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर सॉल्ट कंटेंट बढ़ जाता है, वाटर कंटेंट बढ़ जाता है। ठीक है, आप फीडिंग एडीमा, नॉन फीडिंग एडीमा, दो तरह के एडीमा होते हैं। जो आप डायग्नोस करेंगे प्रॉपर्ली तो उसमें आएगा, पता चल जाएगा इस पेशेंट को किस तरह की स्वेलिंग है। इवन कार्डियक प्रॉब्लम और हार्ट प्रॉब्लम में भी स्वेलिंग आती है, जो महिलाएं समझ नहीं पाती। वो चलती हैं, हाफती हैं, लेकिन उस चीज को समझ नहीं पाती। उनको लगता है कि मेरा शरीर भारी हो रहा है, मेरा वजन बढ़ रहा है, इसलिए मैं चल रही हूँ तो हाफ रही हूँ, जबकि ये पूरी तरह से गलत अवधारणा है। वो चल रहा हाफ इसलिए रही है क्योंकि उनको कार्डियक और हार्ट या किडनी की कोई प्रॉब्लम है जो अर्ली स्टेज में डायग्नोस नहीं हो पा रही। ठीक है, और उनके मेंटलिटी ये बैठा दिया गया, इवन उनके घर वाले और उनके सराउंडिंग एरिया, आसपास के जो लोग होते हैं, वो भी यही बोलते हैं कि अरे तुम्हारा तो वजन इतना बढ़ चुका है, इसलिए तुम चल रही हो तो हाफ रही हो।
ये एक बहुत बड़ा गलत डायग्नोसिस जारी है हमारे समाज के अंदर। अगर अर्ली स्टेज में आप ऐसी महिलाएं, ऐसी लड़कियों को आप चेकअप कराएंगे तो आपको पता चलेगा ये महिला इसलिए चलने पे हाफ रही है, इसको आप कहा जाता है, या वर्क इसलिए नहीं कर पा रही है क्योंकि इसको हार्ट की या किडनी की कोई समस्या है, इसलिए इसके शरीर का वजन बढ़ रहा है, ना कि इसलिए कि इसका वजन बढ़ा हुआ है इसलिए ये नहीं वर्क कर पा रही। अच्छा, ये घुटने में जो प्रॉब्लम होती है महिलाओं में, खास तौर से मैं देख रहा हूँ कि उनके घुटने में, ये दोनों घुटने में बराबर दर्द। कुछ लोग ये कहते हैं कि वेट ज्यादा होने से ये हो रहा है। देखिए, ये बात कहना बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है कि वेट ज्यादा होने से बढ़ रहा है। ठीक है, घुटने के अंदर कार्टिलेज होते हैं जो घिस जाते हैं, तो जो ऑस्टियोआर्थराइटिस के पैदा करती है, या इसके अंदर जो जल की कमी हो जाती है, इसको हम सामान्य शब्दों में कहते हैं, तो ऑस्टियोआर्थराइटिस पैदा करती है। लेकिन घुटने की समस्या के बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। ऑस्टियोआर्थराइटिस बस एक कॉमन टर्मिनोलॉजी है जो समाज के अंदर फैली हुई है। हर इंसान को घुटना दर्द होता है तो ये सोचता है कि मुझे ऑस्टियोआर्थराइटिस है। ये बिल्कुल गलत है। आपको प्रॉपर डायग्नोसिस करनी चाहिए कि ऑस्टियोमाइलाइटिस है, ऑस्टियाटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, विटामिन डी की कमी है, या आपकी हड्डियां अंदर अंदर कमजोर हो रही हैं। कई बार बोन की जो डिफिशियंसी होती है, बोन की जो स्ट्रक्चर होता है वो जब कमजोर होता है, उसका पूरा ढांचा कमजोर होता है, तो भी आपके घुटने पे प्रेशर पड़ता है और आपको घुटनों का दर्द पैदा हो सकता है जी। इवन थायराइड प्रॉब्लम भी ये एलोपैथी तो ये कहती है घुटना प्रत्यारोपण उसका अंतिम विकल्प है, लेकिन होम्योपैथ में क्या? होम्योपैथ में देखिए बहुत सारी ऐसी दवाइयां आती हैं, मेडिसिन आती हैं जो कि इस पे वर्क करती हैं और काफी अच्छा वर्क करती हैं। हम लोगों ने 2 टॉपिक डिस्कस किया, कैंसर और ऑस्टियोआर्थराइटिस। दोनों के लिए होम्योपैथ में बहुत सारी दवाइयां आती हैं। डिपेंड करता है कि आप कौन से स्टेज का केस लेके आ रहे हैं। ठीक है, कौन से स्टेज का केस लेके आ रहे हैं, वो बॉडी किस तरह के सराउंडिंग एरिया में है, उसकी जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, इसके ऊपर हम लोग मेडिसिन सेलेक्ट करते हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन जो है वो बेसिकली फिजियोपैथोलॉजी पे वर्क करती है। हम लोग जो अब रिसर्च जो डेवलप हो रहा है होम्योपैथ के अंदर, उसमें ज्यादातर हम लोग इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि हम लोग फिजियोपैथोलॉजी पे मेडिसिन प्रिस्क्राइब करें। ठीक है, बॉडी के अंदर किस तरह की पैथोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। इन्फ्लेमेशन की अलग मेडिसिन होती है। ठीक है, और आपके ट्यूमर्स की कोर ग्रोथ हो रहा है वहाँ अलग मेडिसिन होती है, कोई सिस्ट डेवलप हो रहा है वहाँ अलग मेडिसिन होती है। तो बेसिक पैथोलॉजी आ कहाँ से रही है, प्रॉपर डायग्नोसिस होना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप डायग्नोसिस के आधार पर ही मेडिसिन को सिलेक्ट करेंगे। पहले के होम्योपैथिक मेडिसिन में ज्यादातर लोग सिम्टोमेटिक मेडिसिन सिलेक्ट करते थे। हाँ, लेकिन आज ऐसा नहीं है। आज हमारी भारत सरकार ने, हम लोगों ने इतना वर्क किया इसके ऊपर, ठीक है, जिसका परिणाम आपके पूरे देश में, पूरे वर्ल्ड वाइड आप इस चीज को देख रहे हैं। आज जो होम्योपैथ इतना फैला हुआ है, वर्ल्ड वाइड बढ़ रहा है इतनी तेजी के साथ, नेशनल लेवल पे बढ़ रहा है, लोग क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? इसलिए एक्सेप्ट कर रहे हैं क्योंकि उनको रिस्पॉन्स मिल रहा है। सिर्फ सिम्टोमेटिक मीडियम से मेडिसिन सेलेक्ट नहीं की जाती है जब तक कि आप फिजियोपैथोलॉजी को प्रॉपर अंडरस्टैंड नहीं करेंगे कि इस पेशेंट में बेसिकली ऐसा हो क्यों रहा है। ठीक है, इसकी डेवलपमेंट ऐसा जा क्यों रही है, किस तरीके से ये पैथोलॉजी हम लोग कहते हैं, यानी डेवलपमेंट हो रहा है। मैं ये कह रहा था कि अभी आपसे बात हो रही तो ट्यूमर के बारे में भी आपने कहा, तो ट्यूमर जो बनता है इसका क्या कारण है, कैसे ये ट्यूमर का, और जैसे किसी को ट्यूमर बहुत लास्ट स्टेज में पता चलता है तो वो डायग्नोसिस नहीं हो पाती ना उसकी, नहीं हो पाती। अर्ली स्टेज में ट्यूमर के जो सिम्टम्स आते हैं, देखिए एक आम इंसान सिम्टम्स के माध्यम से ही जज करता है। वही उसके घर में कोई लेबोरेटरी तो है नहीं। ठीक है, मतलब मैं यही चाहता हूँ कि जो हमारे दर्शक और श्रोता सुन रहे हैं उनको ये कम से कम पता चले कि मान लीजिए शुरुआत में कोई शरीर में ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो वो तुरंत जांच करें। जैसे आपको अगर किसी बॉडी की किसी किस्म में भारीपन लग रहा है, आपको लग रहा है कि मुझे लंबे समय तक ये भारीपन है, ठीक है, महीनों से है, दिनों से है, सालों से, अगर मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भारीपन लग रहा है, मेरा वजन कम होता चला जा रहा है, ठीक है, या कोई सिम्टम्स आ रहे हैं, जैसे आप अगर पेट की बात करें, स्टमक की बात करें, एब्डोमेन की बात करें, बेसिकली हम लोग एब्डोमेन बोलते हैं मेडिकल टर्मिनोलॉजी में, एब्डोमेन की अगर बात करें, आपको लग रहा है पेट के किसी हिस्से में मुझे बहुत ज्यादा भारीपन लग रहा है, ठीक है, मुझे खाने पीने में प्रॉब्लम्स आ रही है, पेशाब में दिक्कतें आ रही है, लैट्रिन में दिक्कतें आ रही है, ठीक है, या मेरा वजन लगातार गिरता चला जा रहा है, मुझे इंटरनल वीकनेस फील हो रही है, मैं पहले जितना वर्क कर पा रहा था अब इतना वर्क नहीं कर पा रहा हूँ, पहले से ज्यादा थक जा रहा हूँ, तो आपको तुरंत अपना प्रॉपर बॉडी असेसमेंट कराना चाहिए, अल्ट्रासाउंड के माध्यम से, ब्लड चेकअप के माध्यम से, सीटी स्कैन के माध्यम से, एमआरआई के माध्यम से, जो भी आपके निकटतम लेबोरेटरी है, अच्छा चिकित्सक है, उससे मिलकर आपको कंप्लीट चेकअप जरूर कराना चाहिए। उसके बाद ही आपको कोई दवाई शुरू करनी चाहिए। सिम्टोमेटिक मेडिसिन बहुत ज्यादा नहीं लेनी चाहिए। आपने अर्ली स्टेज में सिम्टोमेटिक मेडिसिन ले लिया, सिम्टोमेटिक मतलब होता है लक्षण के आधार पर मेडिसिन लेना। जैसे मान लीजिए कुछ दिन तक मुझे 2-4 दिन तक गैस बना तो मैंने गैस की दवाई ले ली, लेकिन अगर आप गैस की दवाई सालों तक या महीनों तक खा रहे हैं तो वो चीज फिर गलत है। चाहे किसी भी कोई भी गैस की दवाई हो, मैं सिर्फ होम्योपैथी, एलोपैथी, आयुर्वेदिक में नहीं जा रहा हूँ, मतलब कंटिन्यूअस दवा का इस्तेमाल, कंटिन्यूअस दवा का इस्तेमाल आपको बिना डायग्नोसिस के नहीं करना चाहिए। आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि अगर मैं ये मेडिसिन ले रहा हूँ तो किस चीज की ले रहा हूँ। पहले की अवधारणा में आज के रिसर्च में बहुत अंतर आ चुका है, ठीक है, आज के इस फेज में सब कुछ रिसर्च ओरिएंटेड है चीजें, ठीक है। पहले लोग क्या करते थे, मेडिसिन खाते रहते थे, अब ऐसा नहीं है।
आज की डेट में आपको प्रॉपर पता होना चाहिए कि ये मेडिसिन मैं खा रहा हूँ तो किस लिए खा रहा हूँ, इसका रीजन क्या है और मैं ये मेडिसिन कब तक खाऊंगा। ये 2 सवालों के अगर आपके पास जवाब है तभी आप कोई दवाई शुरू कीजिए। ठीक है, ये नहीं कि बस एक दर्द की दवा है मैं खाता जा रहा हूँ खाता। और ये पूर्वांचल बेल्ट पे बहुत बड़ी समस्या है। आप जाइए देखिए 90% केस में आजू बाजू के इलाके में लोग बस दर्द की दवाइयां खा रहे हैं या गैस की गोली खा रहे हैं या कोई भी एलोपैथिक होम्योपैथिक आयुर्वेदिक, मैं इस पे नहीं जा रहा हूँ, कोई भी मेडिसिन बस कंटिन्यू यूज कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि ये जो मैं दवाई खा रहा हूँ इसका रीजन क्या है, इसका कारण क्या है और मुझे ये कब तक खाना है। ना ही वो अपना कभी असेसमेंट करवाते हैं। ठीक है, अगर पेट में गैस बन रहा है तो वो कभी नहीं चेक करवाएंगे कि मेरा गैस बन क्यों रहा है। ठीक है, वो बस खाते जाएंगे। और दिक्कत क्या होती है लास्ट में, जब ये चीज बढ़ जाती है यही गलत रूप लेती है। बहुत सारी ऐसी बीमारियां होती हैं जो आगे चल के गलत रूप लेती है, जैसे पेट का कैंसर जो हम लोग बात कर रहे हैं। आपने कैंसर टॉपिक किया, इसलिए मैं कैंसर की बात कर रहा हूँ। इसके अलावा बहुत सारी बीमारियां होती हैं। पेट का कैंसर, हाँ, पेट का कैंसर, पेप्टिक अल्सर्स, आंतों में छाले होना, पेट में छाले होना, गैस्ट्रिक अल्सर्स, ड्यूडनल अल्सर्स, छोटी आंतों में छाले होना। ठीक है, कोलाइटिस, IBS, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज हम लोग बोलते हैं। इसका मतलब बड़ी जो आंतें होती हैं वो जगह जगह से श्रिंक कर जाती है, उसमें छाला पड़ जाता है। ठीक है, इस तरह की चीजें तुरंत नहीं आती हैं। पहले स्टेज में आपने सालों तक मिसमैनेजमेंट कर दिया केस को। मिसमैनेजमेंट, आपने पहले स्टेज में चीजों को समझा नहीं। और इस पे बात करना बहुत जरूरी है हमारे समाज के अंदर। ठीक है, क्योंकि हमारे ये जो शुरुआती 6 महीने साल भर होते हैं ना, 3-4-6 महीने, ये हम लोग बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। यही हम लोग मिस कर जाते हैं। आप 2 दिन 3 दिन 4 दिन हफ्ते भर मैक्सिमम आपने कोई मेडिसिन खाया समझ में आता है। लेकिन आप क्या कर रहे हैं कि मेडिसिन खा रहे हैं, आपको आराम मिला, फिर आप खाते जा रहे हैं और ऐसे एक बहुत लंबा समय पीरियड निकल जा रहा है। लंबे समय पीरियड बाद जब आपने किसी अच्छे चिकित्सक से मिला तो उसने आपको रिकमेंड किया कि भाई ये चेकअप करा के चेक कर लो, एक बार देखो क्या हो रहा है। उसमें भी कुछ लोगों ने कराया, कुछ लोगों ने नहीं कराया। जिन लोगों ने कराया उससे उनको पता चला कि अच्छा मुझे तो ये बीमारी ऑलरेडी हो चुकी है। अब वो जो पहला स्टेप आपको आज से 6 महीने साल भर पहले लेना चाहिए था, अब जाके वो पहला स्टेप आप ले रहे हैं कि अब मैं इसे निदान कैसे पाऊं। अगर ये स्टेप आप पहले ले लिए होते तो अब तक तो ये समस्या आपकी खत्म ही हो गई होती। डॉक्टर साहब, आपने इन सारी चीजों पे बताया, लेकिन एक बात हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को एक संदेश की, स्वस्थ रहने के क्या टिप्स हैं? स्वस्थ रहने के देखिए लाइफ स्टाइल को मैनेज करना बहुत जरूरी है। ठीक है, लाइफ स्टाइल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वास्थ्य है तो सब कुछ है, हेल्थ इज वेल्थ, हेल्थ से बड़ा कोई वेल्थ नहीं है। और हर इंसान की हेल्थ मैटर करती है आपके परिवार में। आपके परिवार में कोई भी हो, चाहे महिला हो, पुरुष हो, बुजुर्ग व्यक्ति हो, छोटा बच्चा हो, सबकी हेल्थ बहुत ज्यादा मैटर करती है। इसको बिल्कुल भी इग्नोर मत करें, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई समस्या लग रही है, चाहे वो किसी भी एज ग्रुप का व्यक्ति है, महिला है, पुरुष है, बड़ा है, छोटा है, बुजुर्ग है, छोटा बच्चा, वो अपनी सारी बातों को जरूर शेयर करना चाहिए। स्पेशली यंग लेडीज को, जो छोटी बच्चियां हैं, 10 से 15 साल की बच्चियां, उनको बिल्कुल झिझकना नहीं चाहिए। अपनी माँ से, अपने घर में किसी भी बड़े व्यक्ति से अपनी कंप्लेन को, अपनी समस्या को तुरंत शेयर करना चाहिए कि माँ मुझे ये दिक्कत हो रही है। बहुत ज्यादा लेट नहीं करना चाहिए। लाइफ स्टाइल सबको प्रॉपर मैनेज करना चाहिए, अपने लिए समय निकालना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप पूरे परिवार के बारे में सोचते रह गए लेकिन अपने लिए, अपनी हेल्थ के बारे में आपने नहीं सोचा। देखिए, आपसे ही सब कुछ है। जो लोग जिनके लिए आप सोच रहे हैं वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है, वो आपसे जुड़े हुए हैं। आपको अपने लिए सोचना होगा। सबसे पहला काम आप ये कीजिए कि अपने लिए सोचिए, अपने लाइफ स्टाइल को मैनेज कीजिए। ठीक है, न्यूट्रिशनल डिफिशियंसी से बढ़िए। ठीक है, खाने पीने में ऐसी चीजों को रखिए जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है, ना कि ऐसी चीजों को जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे आजकल बहुत ज्यादा चीजें चली हैं, आपको फास्ट फूड वगैरह है। ठीक है, आपने एंजॉयमेंट के लिए कभी ले लिया, अलग बात है, लेकिन डेली वे में आपको ऐसी चीजें चाहिए जिसकी न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है, जिसकी आपकी हेल्थ लेवल पे आपको मिनरल डिफिशियंसी, आयरन डिफिशियंसी ना हो। देखिए, एक स्वस्थ माँ ही एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे सकती है और एक स्वस्थ परिवार स्वस्थ देश बना सकता है। आपने बहुत अच्छी बातें डॉक्टर साहब ने बताई, और खासतौर से महिलाओं के लिए कि महिलाएं अपने स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा नजरअंदाज करती हैं स्वास्थ्य को, तो वो खास तौर से जागरूक हों। और जो गर्भाशय कैंसर की समस्या है, स्तन कैंसर की समस्या है, ये हमारे पूर्वांचल में ज्यादा हो रही है, ये एक चिंता की बात है। तो मुझे लगता है कि आज की बातचीत डॉक्टर साहब ने होम्योपैथी के जरिए इसके बारे में जो बताया, तो आज की बातचीत हम सारे लोगों के लिए बहुत लाभप्रद होगी। फिर अगले हफ्ते हम किसी और शख्सियत को लेकर के आएंगे। डॉक्टर साहब हमारे स्टूडियो में आए और इन्होंने समय दिया, इसके लिए हम इनको लाउड स्पीकर 90 FM के दर्शकों और श्रोताओं की ओर से आपका आभार व्यक्त करते हैं। और आप इसी तरह से सेवा कार्य में लगे रहें, लोगों की हमारी ये शुभकामना है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार जी। जाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ, जरा झूम के बजाओ।